हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ 44 है। इसमें हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, प्रथम चरण की बात हो रही है। ठीक, पीछे के क्लास में हम लोगों ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग रामोसी आंदोलन ना, व्यायामशाला और मित्र मेला अथवा अभिनव भारत के बारे में पढ़ चुके हैं। व्यायामशाला का क्या कांड था जी? रैंडे और एस्टर्ड की हत्या। और मित्र मेला वाला या अभिनव भारत वाला क्या क्या था? मिस्टर जैक्सन की हत्या भारत में 1909 में हुआ है ना। उधर कर्जन वाइली की हत्या या वहीं से बीडी सावरकर निकले थे, कल के क्लास में बताए हैं। तो ये चीज़ रहा महाराष्ट्र वाले इलाके में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल ये वाला इलाका में कि इस इलाके में क्रांतिकारी घटनाएं क्या हो रही थी। 3 जगह हब ही था अंग्रेजों का, वहीं क्रांतिकारी घटनाएं होगी और वहीं भी देखे होंगे कि धार्मिक और मतलब सामाजिक आंदोलन भी चला होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहीं से यहाँ से हम तीर लिए हैं। ये देखिए, राजनारायण बसु, राजनारायण बसु जो व्यक्ति थे, ये संस्था बनाए थे संजीवनी सभा। ये प्रथम गुप्त सभा थी। पहले ये जातीय गौरव संपादकीय सभा बनाए थे, उसी से ये संजीवनी सभा किए थे। अगर आपको पूछे कि बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संस्था कौन थी, तो संजीवनी सभा मारिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर संजीवनी सभा ऑप्शन में है तो संजीवनी सभा मारोगे, अगर संजीवनी सभा नहीं है तो अनुशीलन समिति मारोगे, और अगर दोनों है तो संजीवनी सभा मारोगे कि बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा था सशस्त्र। तो उनके पंथ प्रवर्तक या संस्थापक कह लीजिए राजनारायण बसु ना, ये प्रथम गुप्त सभा थी। मगर अगर नहीं है संजीवनी सभा तब अनुशीलन समिति, अगर है तो फर्स्ट चॉइस आपका क्या होना चाहिए? संजीवनी सभा। और दोनों है तो संजीवनी। अब अनुशीलन समिति की 1907 में, 1907 के जब कह रहे हैं ना, तो पीछे बैकग्राउंड में बंगाल की परिस्थिति को भी ध्यान रखिएगा, तब जाके क्रिस्टल क्लियर होगा। बंगाल में उस समय बंगाल विभाजन हो चुका है ना, धार्मिक सामाजिक आंदोलन है ही, अब प्लस बहिष्कार आंदोलन चल रहा है बंगाल विभाजन के स्थिति में। उस समय की स्थिति की बात है, परिकल्पना कीजिएगा और सोचिएगा। तो पहले जो ये अनुशीलन समिति थी वो व्यायामशाला के नाम से थी 1902 में। इस समय क्या है, बंगाल विभाजन नहीं हुआ है, और मिदनापुर कलकत्ता में थी। इसके संस्थापक जो थे ये सदस्य हैं। ठीक, और ये व्यायामशाला करती क्या थी, तो फिजिकल कार्य और प्रशिक्षण का कार्य करती थी। यानी कि बंगाल में पहले व्यायामशाला के नाम से, बात समझ रहे हैं, एक समिति थी मिदनापुर में जो फिजिकल कार्य और प्रशिक्षण का कार्य करती थी। ठीक, बात समझ रहे हैं, ये मिदनापुर में फिजिकल कार्य हो रहा था। अब इसके संस्थापक तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है। इसमें व्यायामशाला के संस्थापक थे प्रथमनाथ मिश्रा, पुलीन दास, चित्तरंजन दास, सतीश चंद्र बसु। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन छाटने को दे देता है कि इनमें से कौन नहीं थे। ठीक, अब इसको याद करने का एक ट्रिक है PPCS। PCS की तैयारी करते ही हैं। PPCS, P फॉर प्रथमनाथ मिश्रा, P फॉर पुलीन दास, C फॉर चित्तरंजन दास, S फॉर सतीश चंद्र बसु। व्यायामशाला के बारे में समझ गए। अब हम आपको बताए थे कि एक ही सेटअप ऑफ पेरेंट्स से जन्म लेने के बाद एक भाई धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा के हो गए और एक भाई क्रांतिकारी विचारधारा के। बात समझ रहे हैं? तो उसमें हम बताए थे कि नरेंद्र दत्त यानी विवेकानंद के भाई हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक, और अरविंदो घोष के भाई हैं वरिंद्र घोष। ये दोनों व्यक्ति इससे अलग युगांतर समिति चलाते थे और युगांतर पत्रिका निकालते थे। ये हैं अरविंदो घोष के भाई और ये है
नरेंद्र यानी विवेकानंद के भाई, ये लोग युगांतर पत्रिका चलाते थे। और इसमें करते क्या थे, युगांतर पत्रिका के माध्यम से कि क्रांतिकारी लेख लिखते थे। और इन्होंने क्रांतिकारी लेख के लिखते थे, एक बुक बनाया था जो अंग्रेजों के लिए समझिए कि एटम बम हो गया। मतलब उस समय बंदूक रखना और ना तो ये बुक रखना दोनों बराबर मानता था, पकड़ पकड़ कर अंग्रेज ले जाता था जो ये पढ़ता था। तो एक बुक था मुक्ति कौन पाथे। मुक्ति कौन पाथे जो है ना, वो एक बुक है जिसमें क्रांतिकारी लेखों का संग्रह था। मतलब एकदम अंग्रेज चिढ़ जाता था कि ये क्या है। जो लड़का पढ़ता था एकदम देशभक्ति की भावना आ जाती थी, मरने मारने की विचारधारा, एकदम क्रांतिकारी सोच विचारधारा से ओतप्रोत हो जाता था। ये ऐसा बुक था मुक्ति कौन पाथे। अंग्रेजों ने बैन लगाया था, इसके बावजूद भी था। तो मुक्ति कौन पाथे है क्या, क्रांतिकारी लेखों का संग्रह है। अब यही युगांतर समिति जब बंगाल विभाजन हो गया था, युगांतर समिति प्लस अनुशीलन समिति के सदस्य ब्लूमफील्ड फुलर को मारने का असफल प्रयास, असफल इसलिए कर रहे हैं कि प्रयास किया, लोग मरा नहीं, किया था। ये ब्लूमफील्ड फुलर लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब बंगाल विभाजन हो गया तो ढाका वाले एरिया का। बात समझ रहे हैं, इसको ये युगांतर समिति के कार्य है। ठीक, अब बाद में हुआ क्या कि बंगाल विभाजन हो गया, दो संस्थाएं थी पहले बंगाल में, एक तो व्यायामशाला और दूसरा युगांतर समिति। ये दोनों संस्थाएं बंगाल विभाजन के पूर्व थी। बात समझ रहे हैं, ये अपना कार्य कर रही थी। बंगाल विभाजन हो गया, बहिष्कार आंदोलन चलने रहा, अंग्रेजों की नीतियां लोगों को समझ में आ गई, कर्जन की विचारधारा लोगों को समझ में आ जाए कि फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। ठीक, तो भूपेंद्रनाथ दत्त और बरिंदो घोष ने मिलकर व्यायामशाला के सदस्यों के साथ मिलकर एक नई समिति का और नई गठन किया जिसे अनुशीलन समिति कहते हैं। यानी भूपेंद्रनाथ दत्त और बरिंदो घोष और ये व्यायामशाला के सदस्य, इन्होंने आपस में मिलकर एक नई समिति का गठन किया जिसे अनुशीलन समिति 1907 में। अब अगर पूछे कि अनुशीलन समिति के सदस्यों का गठन में ये 4 व्यक्ति भी आ गए, ये 2 भी आ गए, तो और एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है कि अनुशीलन समिति के पुनः गठन में कौन किसका योगदान है, तो पुनः गठन में भूपेंद्रनाथ दत्त और बरिंदो घोष। समझ रहे हैं, भूपेंद्रनाथ दत्त और बरिंदो घोष का योगदान रहा। आपको एक बताए होंगे कि विवेकानंद को पढ़ाते हुए कि एक महिला उनसे प्रभावित थी, सिस्टर नवेदिता, जिसका नाम क्या था ओरिजिनल, मार्गरेट नोबेल ना, ये भी आई थी। यहाँ देख रहे हैं कि भूपेंद्रनाथ दत्त भाई हैं। तो ये सिस्टर नवेदिता को भी अनुशीलन समिति की सदस्यता दिला दी। वो दिला क्या दी, वो इच्छुक थी, विचारधारा से प्रभावित थी। तो एकमात्र महिला सदस्य जो थी वो कौन थी, सिस्टर नवेदिता। लिंक कर पा रहे हो कि सिस्टर नवेदिता वही महिला हैं जो विवेकानंद से प्रभावित है ना। तो ये बात समझ में आ गया ये कि युगांतर समिति और व्यायामशाला के सदस्यों ने मिलकर एक नई समिति का गठन किया जिसे अनुशीलन समिति कहा जाता है। 1907 में तत्कालीन स्थिति बंगाल की ये है कि बहिष्कार आंदोलन चल रहा है और बंगाल विभाजन हो चुका है। ठीक, तो अनुशीलन समिति के बारे में देखते हैं कि है क्या। तो पहली बात तो ये कि अनुशीलन समिति एक गुप्त संस्था है, मतलब ये सीक्रेट था। इनका टैगलाइन था, देखिए, खून के बदले खून। समझ रहे हैं, टैगे लाइन से पता चल जा रहा है कि क्या है, बस समझ रहे हैं। और कार्य प्रणाली इनकी देखिए क्या करते थे, मतलब ये संस्था है तो इनका टैगलाइन है ना कि खून के बदले खून। और कार्य करने की पद्धति क्या थी, तो पद्धति ये थी, पहला काम ये लोग ये करते थे कि पत्र पत्रिकाएं निकालते थे और पत्र पत्रिकाओं के निकालने के वक्त उसमें देशभक्ति की बातें लिखते थे ना, प्लस अंग्रेजों के सत्ता के खिलाफ, उनकी नीतियां के खिलाफ, उनके मतलब जो भी कमियां थी लोगों को जागरूक करते थे, देश हित की बात करते थे। इस तरह की विचारधाराएं पेपर में निकलती थी। पहला इनका काम था युगांतर समिति के सदस्यों का। दूसरा काम था कि ये प्रशिक्षण देते थे, यानी युवाओं का भर्ती भी करते थे
अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे, प्लस गुप्त गतिविधि कैसे करना है ये भी प्रशिक्षण देते थे। इनका दूसरा काम था। तीसरा काम था कि प्रशिक्षण जब दे रहे हैं, भर्ती ले रहे हैं, अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, गुप्त गतिविधि, तो हथियार कहाँ से आएगा? तो ये लोग किया कि हथियार हम लोग बनाएंगे। बात हुआ कि हथियार बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे? तो बतौर हथियार का कारखाना लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? और एक तो बात हुआ कि हथियार का कारखाना लगाएंगे, बनाएंगे, हम बम गोली बंदूक खुद बनाएंगे। दूसरा बात हुआ कि विदेशों से मंगाएंगे। और तीसरा बात यह हुआ कि हथियार बनाने का प्रशिक्षण हम विदेशों से प्राप्त करेंगे, जो अंग्रेजों के उस समय के विरोधी थे। ये बात इन लोग का तय था। इस तरह की कार्य ये करते थे। अब ये सब कार्य के लिए तो चाहिए पैसा, तो पैसा कहाँ से आएगा जी? तो पैसा इन लोग का था कि या तो हम चंदा वसूलेंगे, दूसरी बात यह हुआ कि धनवान लोगों पर दबाव डालेंगे यानी बल प्रयोग करेंगे, और तीसरा बात यह हुआ कि डाका लूट और सरकारी डाका लूट करेंगे। किसका? तो सरकारी खजाना का। अब देखो बात क्या हुआ कि धन चंदा से तो ज्यादा आएगा नहीं। कितना? गरीब से 5-10 रुपया से तो होने वाला नहीं है बम बारूद का। दूसरा बात कि धनवान लोगों पर दबाव डालोगे। अगर धनवान लोगों पर, जो भारतीय है धनवान है, दबाव डालिएगा तो अनुशीलन समिति की छवि खराब होगी। वो तो चिल्लाएगा ना जी कि हम पर दबाव डाल के इतना पैसा ले लिए। भले आप देश हित के लिए दबाव डाल रहे हैं, मगर वो व्यक्ति उस समय तो तत्काल समझेगा नहीं और अनुशीलन समिति की छवि खराब होगी। तो तीसरा ये लोग सोचा कि डाका डालेंगे और लूट करेंगे सरकारी खजाने का। अब थोड़ा सा सोचिए कि सरकारी खजाना का डाका डालना, लूट करना, अनुशीलन समिति के भी सदस्य में कुछ होंगे जो इसका विरोध करते होंगे कि नहीं ये गलत चीज है, हम लोग पकड़े जाएंगे, अंग्रेजों को मिल जाएगा हम लोग को क्या करने का, पकड़ने का और फांसी चढ़ाने का, चाहे इसको दबाने का ना। तो इन लोग की साइकोलॉजी क्या थी? साइकोलॉजी यही थी कि वो मानते थे कि हम लोग तो क्रांतिकारी कार्य करते हैं, देश को आज़ाद करने का कार्य है, और देश का सारा संसाधन अंग्रेजों के पास है, तो हम क्रांतिकारियों का जो भी आवश्यकता है सरकार के खजाने में रखा है, हमको जब जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। देश हमारा है, हमारे संसाधन है, हमारे लोगों का पैसा है, वहाँ रखा हुआ है, सिंपल सा बात है, हम लेंगे। फिलोसफी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगाता है। आप अपने आप को कन्विंस कैसे कर पाते हो, किस चीज़ के लिए? आपका जो माइंड है ना खुद सवाल पूछता है, और उस चीज़ से आप कन्विंस होना तो आपका पैर नहीं डिगेगा। नहीं तो गलतों काम करने चलोगे ना तो आपके पहले उसके लिए कन्विंस होना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब 1000 बार, क्योंकि मन में कचोटता रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इन लोगों का एकदम सिंपल था कि ये हमारा देश हमारा है, यहाँ के संसाधन हमारे हैं, ये तो विदेशी हैं, तो हमारा पैसा रखा हुआ है सरकार के खजाने में, जब जरूरत पड़ेगी हम लूट लेंगे। सिंपल सा साधारण सा बात है। बात समझ रहे हैं? तो इन लोग की ये फिलोसफी थी। आप भी अगर कोई काम करने जाओगे ना, गलत चाहे सही, तो कारण बहुत बड़ा रखता है, कन्विंस करोगे अपने आप को। आप एक देखते होंगे कि जैसे विवेकानंद हैं, ठीक, सन्यासी बन गए, ठीक, तो सन्यास ग्रहण किए और भिक्षा मांगते थे कि भिक्षाम देहि, 2-3 घर से मांगते थे, ठीक, नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो ठीक है। आज आपको कहा जाए कि भिक्षा मांगिए तो मांगिएगा? बीच में हट्ठे कट्ठे हैं, ठीक, और भिक्षा मांग रहे हैं आपको, बीच में तो ईगो आएगा, भाई नहीं देंगे। और कुछ तो भिखारी ऐसा भी है कि मांगिएगा ना तो लोग ऐसे प्रणाम करता है और उल्टा ऊपर से 2 बोलिए देता है। फिर भी विवेकानंद जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भिक्षा मांग रहे थे, नहीं देने पर भी आशीर्वाद देते थे। आप ये सोचो कि उसके पीछे की फिलोसफी क्या है, वो किस बात से कन्विंस हुए होंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो कौन सी विचारधारा होगी जो उनको कन्विंस किया होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए आप ऐसे सोचो ना कि सन्यासी जो होते थे ना, वो अपने व्यक्तिगत लाइफ के लिए कुछ नहीं करते थे, मतलब जो करेंगे वो समाज के लिए करेंगे, हर कर्म समाज के लिए। और जीने के लिए थोड़ा सा अगर हम मतलब मांग ले रहे हैं आपसे, ठीक, बस पेट पालने के लिए, नहीं कि मतलब ऐसो आराम के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? प्लस
वो अपने अंदर सोचते होंगे कि हम जो कर रहे हैं समाज के लिए करेंगे, आज नहीं तो कल ये समाज को लाभ होगा, आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। और सच में हुआ है। आरके में देखिए, विवेकानंद से आज जितने लोग प्रभावित हैं और जितने लोग अपने जीवन को सुदृढ़ किए हैं, आर्थिक सामाजिक नैतिक उन्नति किए हैं, कोई कर सकता है? तो बस वही थोड़ा सा दो पेट पालने के लिए, बात समझ रहे हैं? तो ये उनके पीछे फिलोसफी होती है कि हम क्यों कर रहे हैं ये, बात समझ रहे हैं? तो आदमी अपने आप को कन्विंस करता ही है। ठीक उसी तरह इन लोग का फिलोसफी है कि हम लोग क्यों लूट करेंगे, सिंपल सा बात है, हमारा पैसा है रखा हुआ है, हमारी जब जरूरत पड़ेगी हम लेंगे, हमारे देश का संसाधन है, बात समझ रहे हैं? तो वो फिलोसफी बहुत बड़ा रखता है मायने। तो अब देखिए धन के बारे में हो गया चर्चा ना। अब ये लोग कांड क्या किया? तो बात तो ये हो गया था कि हम लोग बम बनाएंगे ना। क्यों बात हो रही है ये कि बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। ये अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर कलकत्ता है क्या नाम है, ठीक। अलीपुर षड्यंत्र 1909 में हुआ, ये 1908 में, ठीक। अलीपुर षड्यंत्र, इसमें मानिक तल्ला, कलकत्ता में ही एक जगह है, हम तो वहां गए हैं, मानिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना ये लोग लगाए गुप्त रूप से। और बात हुआ कि बम बनाने का प्रशिक्षण तो कोई प्राप्त करना चाहिए ना जी। तो एक व्यक्ति हैं हेमचंद्र कानूनगो, हेमचंद्र कानूनगो, ये गए पेरिस और पेरिस में रूसी अप्रवासियों द्वारा ये बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आए। यानी अनुशीलन समिति के कौन सदस्य गए? हेमचंद्र कानूनगो। और इस सब के पीछे जो प्लान था वरिंद्र घोष का था, मानिक तल्ला में बम का कारखाना लगाना, प्रशिक्षण प्राप्त करना। अब हुआ क्या, ये लाल से बनाए हैं कि लापरवाही के कारण बम फट गया और कारखाना गया पकड़ा। मतलब हेमचंद्र कानूनगो गए, सीख कर आए, बना रहे थे, थोड़ा सा लापरवाही हुआ, मानिक तल्ला में बम फट गया, हताहत कुछ लोग हुए होंगे। अब ये कारखाना पकड़ा गया कि बम कैसे फटा। अब इसमें अरेस्ट किया सब, इसमें इस बम कांड में गिरफ्तारी हुआ अरविंद घोष का, वरिंद्र घोष का और हेमचंद्र कानूनगो का। तो ये तो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थे ही, ठीक। वरिंद्र घोष और हेमचंद्र कानूनगो, इनको पर केस चला और काला पानी की सजा हो गई। अब वरिंद्र घोष के भाई हैं ये अरविंद घोष, इनको क्यों पकड़ा? बात समझ रहे हैं? आज भी सरकार करती है, आप देखते होंगे। तो अरविंद घोष को तो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थे नहीं, मगर भाई थे, संदेह के आधार पर इन पर चला केस ना। और पुलिस ने डरा धमकाकर, एक व्यक्ति हैं नरेंद्र गोसाई, इनको गवाह बना लिया। मतलब कि वो चाहता था कि अगर इनको हम भेज दिए हैं वरिंद्र घोष को, तो हो ना हो इनके बड़े भाई संभालेंगे। बात समझ रहे हैं? संचालन यही है। तो वो सब चाहता था, आज भी सरकार वही करती है, देखिएगा पुलिस विभाग में, ठीक, वही चीज हुआ है। तो ये सब चाह रहा था कि अरविंद घोष को भी सरा दें जेल में। तो इन पर चला केस और पुलिस ने डरा धमका कर एक आदमी को गवाह बनाया, नरेंद्र गोसाई को। ये गवाह तो बन गए पुलिस का, मगर गवाही के पहले इनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले व्यक्ति थे कन्हाई लाल और सत्येंद्र चाकी। हत्या किसने किया? कन्हाई लाल और सत्येंद्र चाकी। इन्होंने मतलब अपनी जान देकर, इसके बाद इन लोग का फांसी हो गया। इन लोग को क्या हो गया? फांसी। नरेंद्र गोसाई की हत्या कन्हाई लाल और सत्येंद्र चाकी ने कर दिया, जिसके बाद इन्होंने फांसी हो गया और केस हो गया कमजोर। और चित्तरंजन दास के दलीलों से अरविंदो घोष बच गए। यानी अरविंदो घोष को दो आदमी ने जान देकर बचा लिया, कन्हाई लाल और सत्येंद्र। यानी सत्येंद्र चाकी और कन्हाई लाल ने अपनी जान देकर अरविंदो घोष को बचा लिया। ये इसके बाद अरविंदो घोष इतने इस सब घटना से दुखित हुए कि उनके वजह से दो व्यक्ति फांसी पर चढ़ गए ना, दो व्यक्ति जान। इसके बाद ही चले गए पांडिचेरी, और पांडिचेरी में औरो वीरो आश्रम बनाए, आज भी है, ठीक।
वहीं से ये क्रांतिकारी लेख और संचालन करते रहे, मतलब डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं रहे, लेखों के माध्यम से भारत की आज़ादी में इन्होंने अपना योगदान दिया। बात समझ गए? तो आप लोगों ने ये पूरा समझ लिया, ठीक। इसको बार बार देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए।